वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति। आज इसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूग अपकेंद्रित, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग, अपकेंद्रित का सिद्धांत, मोशन इन वर्टिकल सर्किल, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, असमान वृत्तीय गति। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्र बल, जिसको हम एफ डैश से भी लिखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फिक्टियस फोर्स और स्यूडो फोर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स एंड फील ऑफ विच इज रियलाइज्ड ओनली इन स्पेशल कंडीशंस। अपकेंद्र बल एक काल्पनिक तथा आभासी बल है। तो ये काल्पनिक और आभासी बल है जिसका अनुभव विशेष परिस्थितियों में होता है। तो अपकेंद्र बल ऐसा बल है जो काल्पनिक है और आभासी है, और इसके अनुभव के लिए हमें विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर विशेष परिस्थितियाँ दी जाएंगी। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगा है। ऑब्जर्वर ये हमारा एक टेबल है। ये टेबल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यानी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो रोटेट कर रही है इस तरह से। ऑब्जर्वर नीचे खड़ा हुआ है यानी मेज से दूर हट के खड़ा हुआ है। तो इसको ये जो घूम रहा है मास यहाँ पर एम वेलोसिटी से, तो इस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन में ऑब्जर्वर खुद टेबल पर खड़ा है और फिर जब टेबल रोटेट कराई जा रही है तो ऑब्जर्वर को क्या होगा, फील होगा कि उसके ऊपर अपकेंद्र बल लगा हुआ है। इस कारण से वो टेबल से दूर जाने के लिए धक्का लग रहा है, और अगर वो अपने आप को टेबल से मजबूती से नहीं पकड़े रहेगा तो टेबल जब तक रोटेट होती रहेगी वो दूर जाके गिर सकता है। तो ये अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही ऐसा होता है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वर मेज से दूर जाने के लिए फोर्स लग जाता है अगर वो मेज को मजबूती से ना पकड़े रहे। Thus, the force acting equal and opposite to centripetal force is called centrifugal force. अभिकेंद्र बल के बराबर और विपरीत मात्रा में लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। तो इस तरह से अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्र बल के विपरीत मात्रा में और बराबर लगता है। एफ डैश इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ ही हमेशा लगा रहता है, और वो एक्शन में तभी आता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स समाप्त हो जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट में अभिकेंद्र बल की मात्रा समाप्त हो जाती, वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपना इफेक्ट शो करता है, और इस कारण से वस्तु जो सर्कुलर मोशन में चल रही थी वो अब सर्कुलर मोशन में न जाके अभिकेंद्र बल समाप्त होने के कारण वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगी, और अपकेंद्र बल के कारण वो सर्किल से दूर चली जाती है। तो ये अपकेंद्र बल के कारण ही वो सर्किल से दूर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बस में बैठे हुए हैं और अचानक से मोड़ आ गया, तो क्या होता है, चूंकि बस क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बस को अपकेंद्र बल मिलता है और बस मोड़ को पार कर लेती है। तो अपकेंद्र बल मिलता है टायर और सड़क के बीच के घर्षण और सड़क के झुकाव से। तो बस को अपकेंद्र बल मिल जाता है, लेकिन अगर हम बस के किसी भाग को मजबूती से नहीं पकड़े हैं तो हमें मोड़ के विपरीत दिशा में झटका लगता है और वो हमें मोड़ से दूर ले जाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हमें मोड़ का जो केंद्र है उसके विपरीत दिशा में एक झटका सा अनुभव होता है। अगर हम बस का कोई हिस्सा नहीं पकड़ते हैं तो हमें चोट लग सकती है। तो ये रीजन है, किसी मोड़ पर जाते ही अगर हम बस का कोई हिस्सा नहीं पकड़े हैं तो हमें तीव्र झटका लगता है मोड़ के विपरीत दिशा में, और हम बस के किसी न किसी हिस्से से टकरा जाते हैं। अगर हम बस के किसी हिस्से को मजबूती से पकड़े हैं तो हमें भी आवश्यक अपकेंद्र बल मिलेगा और हम मोड़ को आसानी से पार कर सकते हैं बस में बैठे। तो इस तरह से जब हम बस के किसी हिस्से को नहीं पकड़े हैं तो हमारे ऊपर अपकेंद्र बल नहीं लग रहा है, और अपकेंद्र बल इस सिचुएशन में काम करेगा, और अपकेंद्र बल के कारण हमें मोड़ के विपरीत दिशा में, मोड़ इधर है मोड़ का केंद्र, तो इसके विपरीत दिशा में तेज झटका लगेगा। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूग अपकेंद्रित
सेंट्रीफ्यूग या अपकेंद्रित, वी नो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv² / r. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv²/r if magnitude of centrifugal force is equal for two particles of different masses. If magnitude of centrifugal force is equal for two different particles of different masses, then from mv²/r lighter mass will found near center while heavier mass will obtained away from center. हम जानते हैं कि अपकेंद्र बल mv²/r होता है यदि एक हल्का तथा एक भारी कण पर लगने वाला अपकेंद्र बल समान हो और ये सभी कण क्या हैं, एक ही लिक्विड में हैं, तो हल्का कण केंद्र से कम दूरी पर मिलता है तथा भारी कण केंद्र से अधिक दूरी पर मिलता है। अपकेंद्रित एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमान के कणों को अलग किया जाता है। तो हेंस सेंट्रीफ्यूग इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेपरेट आउट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ लिक्विड। तो अपकेंद्रित ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को अलग किया जाता है। तो ऐसे कण जिनके साइज अलग अलग हों, यानी जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हों, तो इन कणों को हम मेम्ब्रेन की मदद से फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। इन दोनों अलग अलग साइजेस के कणों को, अगर कणों के साइज सेम है यानी कणों के आयतन सेम है, तो इनको हम फिल्टर या मेम्ब्रेन की सहायता से अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूग यानी अपकेंद्रित की सहायता लेनी पड़ेगी। तो अपकेंद्रित समान आकार के लेकिन विभिन्न अलग अलग द्रव्यमान वाले कणों को अलग अलग करने के लिए ये अपकेंद्रित डिवाइस यूज की जाती है। इसके द्वारा हल्के कण केंद्र के समीप मिलते हैं तथा भारी कण केंद्र से दूरी पर प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रीम सेपरेटर मशीन, उदाहरण के लिए दूध से क्रीम निकालने की मशीन, ये हमारा अपकेंद्रित यानी सेंट्रीफ्यूग इस पर आधारित है। एंड वॉशिंग मशीन ये जो कपड़े वॉश करने के लिए होती है, तो कपड़े धोने की मशीन, ये भी हमारा अपकेंद्रित पर आधारित है। और शुगर मशीन, चीनी बनाने की मशीन, तो ये भी हमारा अपकेंद्रित पर आधारित है। तो इस तरह से अपकेंद्रित ऐसी डिवाइस है सेंट्रीफ्यूग जिसकी मदद से हम अलग अलग द्रव्यमान के कणों को जिनका साइज सेम है सेपरेट करते हैं, और इस प्रक्रिया में अपकेंद्रित में हल्के कण केंद्र के समीप मिलते हैं और भारी कण केंद्र से दूरी पर मिलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूग, अपकेंद्रित का सिद्धांत। अपकेंद्रित का सिद्धांत, वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूग इज बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूग इज बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रित पूर्ण रूप से अपकेंद्र बल के प्रयोग पर आधारित है। तो अपकेंद्र बल का ही प्रयोग करके अपकेंद्रित अपना सिद्धांत यानी वर्क करता है। लेट ए लिक्विड कंटेन्स लाइटर पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल m मास एंड heavier particles of capital M mass, and liquid is rotating at high speed or high angular speed। माना किसी द्रव में m द्रव्यमान, स्मॉल m द्रव्यमान के हल्के कण हैं और कैपिटल M द्रव्यमान के भारी कण हैं। स्मॉल m के हल्के कण और कैपिटल M द्रव्यमान के भारी कण हैं जिनका आयतन समान है। इस द्रव को बर्तन में तेजी से घुमाने पर संपूर्ण द्रव वृत्तीय गति करता है। द्रव वृत्तीय गति करता है, इसकी एंगुलर स्पीड हाई रहेगी। विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। द्रव की विभिन्न सतहों के मध्य कार्यकारी श्यान बल से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। तो जो भी द्रव में स्थित कण हैं उनको अभिकेंद्र बल जो मिलता है द्रव की विभिन्न सतहों के मध्य लगने वाला श्यान बल यानी विस्कस फोर्स के कारण अभिकेंद्र बल उन कणों को प्राप्त होता है और वो कण सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति करते हैं। हेंस स्यूडो फोर्स दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेपरेट आउट लाइटर एंड हेवियर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड।
अतः अपकेंद्र बल के प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्र बल के प्रतिक्रिया बल यानी अपकेंद्र बल के बराबर और विपरीत दिशा में लगने वाला ये क्या बल है हमारा, अपकेंद्र बल। तो इस तरह से अभिकेंद्र बल के प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भारी कण केंद्र से दूर चले जाते हैं तथा हल्के कण केंद्र के पास चले जाते हैं। तो इसका रीजन आगे हम देखेंगे, ऐसा थ्योरेटिकली हम न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखाएंगे कि फार्मूले से ये हमें प्राप्त होता है कि हल्के कण केंद्र से पास चले आते हैं और भारी कण केंद्र से दूरी पर स्थित होंगे। तो कैसे स्थित होंगे? लेट लाइटर एंड हैवियर पार्टिकल्स आर फाउंड एट डिस्टेंस स्मॉल आर लाइटर पार्टिकल एंड कैपिटल आर डिस्टेंस हैवियर पार्टिकल फ्रॉम सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सेम ऑन ऑल पार्टिकल। हेंस माना भारी कण केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर, हल्के कण केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर प्राप्त होते हैं। चूंकि अपकेंद्र बल सभी कणों पर समान है, अपकेंद्र बल सभी कणों पर समान है, इसलिए हम भारी व हल्के दोनों कणों पर अपकेंद्र बल की मात्रा समान कर देंगे। वेलोसिटी यहाँ सेम रहेगी क्योंकि जिस वेलोसिटी से हम पूरे लिक्विड को तेजी से घुमाते हैं वो स्पीड सेम रहती है, तो इसलिए हम v² लिखेंगे। मास अलग अलग है, कैपिटल एम स्मॉल एम, और इनके पाए जाने का प्लेस अलग अलग है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हमारा v² कट गया, कैपिटल एम अपान स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल आर अपान स्मॉल आर। तो इस तरह से चूंकि कैपिटल एम ग्रेटर देन स्मॉल एम, हेंस कैपिटल आर मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो इस तरह से ये जो हमारे हैवियर पार्टिकल हैं यानी भारी पार्टिकल वो ज़्यादा दूरी पर रहेंगे और जो हल्के पार्टिकल हैं वो केंद्र से कम दूरी पर रहेंगे। लेट डी बी डेंसिटी ऑफ हैवियर पार्टिकल एंड स्मॉल डी बी डेंसिटी ऑफ लाइटर पार्टिकल्स एंड डायमीटर ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर इक्वल। देन यदि भारी कणों का घनत्व डी है, कैपिटल डी है, और हल्के कणों का घनत्व स्मॉल डी है, तो सभी कणों के व्यास लगभग एक समान हैं। तो हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मास को करेंगे, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमने सेम लिया हुआ है, कणों का आकार सेम है या कणों के व्यास सेम है, तो इनकी जो वॉल्यूम होगी वो सेम हो जाएगी और डेंसिटी अलग अलग है। तो इस तरह से कैपिटल आर अपान स्मॉल आर इक्वल टू एम, कैपिटल एम अपान स्मॉल एम, और कैपिटल एम स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कैपिटल डी 4/3 पाई ए क्यूब और अपान स्मॉल डी 4π/3 ए क्यूब, और फिर ये वॉल्यूम कट जाएगा और डेंसिटी बचेगी कैपिटल आर अपान स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। तो हम इन दोनों फार्मूले से इक्वेशन 1 यहाँ पर है, मासेस के बीच में है, और यहाँ डेंसिटी के बीच में रेशियो है, इन दोनों फार्मूलों से कंक्लूड करेंगे सिंस कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम एंड डेंसिटी कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी, वी गेट कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, हेंस पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस सेपरेट आउट। यानी समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि भारी कण केंद्र से अधिक दूरी कैपिटल आर पर स्थित होंगे और हल्के कण केंद्र से कम दूरी स्मॉल आर पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मोशन इन वर्टिकल सर्किल, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। अभी तक हमने क्षैतिज गतियों का अध्ययन किया जिसमें एक समान चाल से वस्तु सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति कर रही है। अब असमान वृत्तीय गति यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस, तो इसमें मोशन इन वर्टिकल सर्किल, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, तो ये वर्टिकल मोशन है जो कि सर्कुलर मोशन हो रही है। तो इसमें हम कंसीडर करेंगे व्हेन ए बॉडी इज टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल प्लेन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट इन सर्कुलर पाथ। जब किसी पिंड को किसी डोरी से बांधकर ऊर्ध्वतल में घुमाया जाता है तो वृत्ताकार पथ पर पिंड परिवर्ती चाल से चलता है। तो ये एक समान चाल से न चल के परिवर्ती चाल से चलता है। तो वेलोसिटी इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट। यानी उच्चतम बिंदु पर वेग न्यूनतम होता है, उच्चतम बिंदु पर वेग न्यूनतम होता है तथा
निम्नतम बिंदु पर वेग उच्चतम होता है। तो यहाँ पर एक मास है जिसको हम एक धागे से बांधकर इसको ऊर्ध्वाधर वृत्त में यानी वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं, और इसमें रस्सी में जो टेंशन है वो टी है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पी पर जो भार है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और टेंशन से थीटा एंगल बना रहा है। तो एम का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, तो थीटा यहाँ पर लगा हुआ है, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट जो होता है एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा एम जी साइन थीटा आएगा। तो एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, और वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल हमारा मास इस दिशा में चल रहा है, ये वेलोसिटी हो गई टेंजेंट। और चूंकि ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारी रेडियस हो गई ओ बी, आर हो गया, और ये ओ ए भी आर हो गया। तो ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है। ये डिस्टेंस हम एक परपेंडिकुलर पी से यहाँ ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा है, तो ये जो होगा, ये चूंकि डिस्टेंस आर है तो आर, और यहाँ पर थीटा एंगल है तो आर कॉस थीटा, तो ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा हो गई। और इन दो, ये डिस्टेंस हमारी आर कॉस थीटा है, तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस है ये क्या होगी, पूरी डिस्टेंस आर है और इतनी डिस्टेंस आर कॉस थीटा, तो ये आर माइनस आर कॉस थीटा हो गई, तो ये हमारी आर माइनस आर कॉस थीटा हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर कई पॉइंट्स हैं, ए सी बी, बी हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया, सी 90 डिग्री पर पॉइंट हो गया, ए इनिशियल पॉइंट हो गया। और हम जो मानेंगे, लेट एम बी मास ऑफ बॉडी, पिंड का द्रव्यमान, आर बी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डोरी की लंबाई, यानी जिस सर्किल में मास सर्कुलर मोशन कर रहा है ऊर्ध्वाधर, वो उस सर्किल की रेडियस, वी बी द वेलोसिटी एट पॉइंट पी। तो वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग है, तो हम इसको वी वेलोसिटी पॉइंट पी पर लेके चलेंगे और अन्य बिंदुओं पर वेलोसिटी को डिफरेंट करेंगे। बिंदु पी पर ये वी पिंड का वेग है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट पी, यानी बिंदु पी पर कोणीय विस्थापन है, टी टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे में तनाव बिंदु पी पर। तो धागे में तनाव हर बिंदु पर अलग अलग होगा और वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, रेडियस सेम रहेगा और भार सेम रहेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम उस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, कोणीय विस्थापन। अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के दूसरे नियम से, सेंट्रीपिटल फोर्स एट पॉइंट पी, यानी बिंदु बी पर अभिकेंद्र बल। तो बिंदु बी पर हम देखते हैं अभिकेंद्र बल कैसे मिलेगा, रस्सी में तनाव से। तो रस्सी में तनाव की ही दिशा में अभिकेंद्र बल है, तो ये इसी दिशा में अभिकेंद्र बल है। तो अभिकेंद्र बल F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, एम वी स्क्वायर अपान आर, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टी, टी इसी दिशा में है तो टी पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका विरोध कौन कर रहा है, एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा अभिकेंद्र बल के अपोजिट दिशा में है, यानी टी के अपोजिट दिशा में है, इसलिए माइनस एम जी कॉस थीटा लिखेंगे और टी प्लस में रहेगा, और ये जो दोनों का जो माइनस होगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये एफ के बराबर हो जाएगा, अर्थात अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर अभिकेंद्र बल, और हम एम जी कॉस थीटा को राइट साइड ले जाएंगे, टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग विल बी मिनिमम इफ कॉस थीटा इक्वल टू -1। तो यहाँ जो इक्वेशन 1 है, इससे हमें क्या मिलता है, समीकरण 1 से हम क्या देख रहे हैं, टेंशन मिनिमम कब होगी, जब ये कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो, यानी ये टर्म घट जाए और कॉस थीटा हमारा -1 हो जाए। समीकरण 1 से हम ये कंक्लूड करते हैं, रस्सी में तनाव न्यूनतम होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो, यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, व्हेन बॉडी रीचेस एट हाईएस्ट पॉइंट बी। तो इफ वेलोसिटी एट बी इज वी बी, देन, तो यानी 180 डिग्री का कोण कब होगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट बी पर पहुँच जाए मास। तो यदि बी पर पिंड का वेग वी बी है, तो हम इसको इस इक्वेशन को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, टेंशन मिनिमम होगी टी मिनिमम, और फिर क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर की जगह एम वी बी स्क्वायर अपान आर,
और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू -1 हो गई तो -mg रखेंगे। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालना हमारा काम है, तो वेलोसिटी निकालेंगे। हम चाहते हैं टेंशन मिनिमम रहे, मिनिमम का मतलब हम 0 कर दें। तो वी डिक्रीजेज, टेंशन इज आल्सो डिक्रीजेज। वी का मान घटने से रस्सी में तनाव का भी मान घटता है। दस सर्टेन वैल्यू ऑफ वी बी टेंशन इन रोप इज 0। वी गेट वी का मान कम होने से टी मिनिमम यानी तनाव का मान भी कम होता चला जाता है, और वी की एक पर्टिकुलर वैल्यू या किसी एक मान के लिए रस्सी में तनाव 0 हो जाएगा। तो वो मान हम निकालते हैं, वो मान टी मिनिमम इक्वल टू 0 रख देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो mv स्क्वायर इक्वल टू mg, mv स्क्वायर इक्वल टू mg, m से m कट गया, vb इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg। तो ये जो वेलोसिटी आई vb को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। तो ये न्यूनतम वेलोसिटी है जिससे वस्तु हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर आगे का सर्किल कंप्लीट करती है, यानी सर्कुलर मोशन होती है। तो क्रांतिक वेग ऐसा वेग है जिससे पहुंचने पर, इस वेलोसिटी से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद सर्किल आगे कंप्लीट होगा। अगर इससे कम वेलोसिटी पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी वस्तु तो सर्किल कंप्लीट नहीं होगा और नीचे गिर जाएगी। इससे ज़्यादा वेलोसिटी पर गति करेगी बी पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, तो वस्तु सदैव सर्किल यानी वृत्ताकार गति कंप्लीट करेगी। तो वृत्त हमेशा कंप्लीट होगा। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज लेसर देन स्क्वायर रूट ऑफ rg, that is critical velocity at highest point, then string slacks and body falls from B। यदि पिंड का वेग उच्चतम बिंदु B पर स्क्वायर रूट ऑफ rg क्रांतिक वेग से कम है तो डोरी ढीली पड़ जाती है और वृत्तीय गति संभव नहीं हो पाएगी। Hence, for completing or in order to complete the vertical circle, that is for completing loop, minimum velocity at highest point is square root of rg, that is vb critical velocity। अतः ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति के लिए उच्चतम बिंदु B पर पिंड का न्यूनतम वेग स्क्वायर रूट ऑफ rg यानी क्रिटिकल वेग, क्रांतिक वेग के बराबर होना चाहिए। तो इससे कम वेलोसिटी पर सर्किल कंप्लीट नहीं होगा, वस्तु नीचे गिर जाएगी, और इससे ज़्यादा वेलोसिटी पर हाईएस्ट पॉइंट पर हो तो सर्किल कंप्लीट होगा, हमेशा वो वृत्ताकार गति करता रहेगा ऊर्ध्वाधर सर्किल में। अब हम और चीज़ें कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो किसी जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम पी पर ये काम करेंगे। तो इसके लिए फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी एट बी हाईएस्ट पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। तो पी पॉइंट पर टोटल ऊर्जा, बी पॉइंट पर कुल ऊर्जा के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम होता है कुल ऊर्जा। तो इस तरह से इनको रखेंगे। बिंदु बी पर हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा केवल वेलोसिटी पर निर्भर कर रही है, तो वेलोसिटी हमें पता हो, मास तो पता ही है, तो इस तरह से हम गतिज ऊर्जा लिख लेंगे, हाफ एम वी बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा एट बी, तो बिंदु बी पर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा लेंगे हम स्थितिज ऊर्जा यहाँ से मेजर करेंगे, ए से लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेंगे, तो यहाँ से हाइट मेजर करेंगे, तो हाइट कितनी होगी, r यहाँ तक हो गई और r यहाँ तक हो गई, फिर दूसरी r, तो इस तरह से 2r डिस्टेंस यहाँ से हो गई, तो mg इंटू 2r। तो यहाँ बिंदु B पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी mg इंटू 2r हो गया, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर है। इसी तरह से बिंदु P पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर वेलोसिटी v है तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हाइट, तो ये हाइट कितनी है, r माइनस आर कॉस थीटा, तो mg r माइनस आर कॉस थीटा। तो ये हमारी P पर क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम फार्मूले में लिख लेंगे। तो इस तरह से हाफ एम वी बी स्क्वायर, ये B पर है काइनेटिक एनर्जी, और mg इंटू 2r, ये B पर स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा P पर हम देखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा mg r माइनस आर कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, वी बी की वैल्यू हमें मालूम है,
तो टेंशन मिनिमम, टेंशन जीरो रखने के लिए हम क्रिटिकल वेलोसिटी का उपयोग करेंगे। वी बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। इस वैल्यू को पुट करेंगे, यानी वी बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी का मान रखने पर, तो यहाँ पर रख देंगे और बाकी इक्वेशन वही रहा। इस इक्वेशन में थ्रू आउट एम कट गया, तो यहाँ से क्या मिला, आर जी बाई टू और यहाँ से टू आर जी, वी स्क्वायर बाई टू और यहाँ से आर जी वन माइनस कॉस थीटा। तो हम वी स्क्वायर बाई टू यानी वी स्क्वायर की ही वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे वी स्क्वायर बाई टू के लिए। वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू, बाकी टर्म इधर जाएगा, ये 5/2 आर जी आ गया, 5/2 आर जी हो गया यहाँ, और ये टर्म इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो आर जी और माइनस हो गया, और ये चूंकि माइनस था तो इसलिए प्लस हो जाएगा। अब तो आर जी कॉस थीटा, अब इसमें से 5/2 आर जी में से ये आर जी गया, तो 3/2 आर जी हो गया, 3/2 प्लस 2 कॉस थीटा, 3/2 प्लस कॉस थीटा होगा इंटू आर जी। और फिर जब हम 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर जी 3 + 2 कॉस थीटा। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, तो वी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में 3 + 2 कॉस थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो हमारा जो टेंशन का इक्वेशन था t इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर प्लस एम जी कॉस थीटा, तो ये इक्वेशन 1 में हम यहाँ पर v की वैल्यू रखेंगे, इस v का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो t इक्वल टू एम वी का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में 3 + 2 कॉस थीटा का स्क्वायर अपान आर। तो इस तरह से ये हमारा प्लस एम जी कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, एम आर जी अपान आर 3 + 2 कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, आर से आर कट गया, 3 एम जी प्लस 2 एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, तो ये हमारा आ गया 3 एम जी कॉस थीटा, 3 एम जी कॉस थीटा। ये कैसे आया, 3 एम जी यहाँ से आ जाएगा इस वाले से, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 एम जी कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पर एम जी कॉस थीटा है, तो 2 + 1 3 हो गया, 3 एम जी कॉस थीटा, और फिर 3 एम जी हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 एम जी 1 + कॉस थीटा। तो इस तरह से टेंशन इन स्ट्रिंग एट पॉइंट पी, यानी बिंदु पी पर रस्सी में तनाव कितना आ गया, 3 एम जी 1 + कॉस थीटा। अब इफ velocity of body at highest point is square root of rg, then velocity and tension in rope can be given by equation 3 and 4. Velocity and tension are given by equation 3 and 4. अतः यदि पिंड का उच्चतम वेग बिंदु पर वेग स्क्वायर रूट ऑफ आर जी है, तो वेग और रस्सी में तनाव समीकरण 3 और 4 द्वारा दिया जाता है। तो इक्वेशन 3 और 4 किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो कि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर स्थित है, उस पर वेलोसिटी और रस्सी में टेंशन की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम एक समरी देंगे, ये समरी विभिन्न बिंदुओं पर वेलोसिटी और टेंशन क्या होगी ये देखते हैं। पहला हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट पी पर एंगल विथ वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर से कोण, तो ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा है पॉइंट पी पर, तो ये एंगल है पॉइंट पी है, एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही रही, और वेलोसिटी का जो फार्मूला आया हमने इक्वेशन 3 कैलकुलेट किया है, वी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी 3 + 2 कॉस थीटा, और रस्सी में टेंशन कितनी हो गई, टी इक्वल टू 3 एम जी 1 + कॉस थीटा। तो ये हमारा बिंदु पी पर ये इक्वेशंस आ गए। बिंदु ए यहाँ लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट के लिए हम थीटा कितना लेंगे, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हो गया, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, और इसमें हम 0 रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हम कॉस 0 रखेंगे, और कॉस 0 1 होता है, तो इस तरह से 3 + 2 × 1 यानी √5। तो वी ए वेलोसिटी एट ए इक्वल टू √5 आर जी, और टेंशन एट ए इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1, तो 1 + 1 2 हो गया, 6 एम जी। ये ए बिंदु पर क्या हो गया हमारा टेंशन रस्सी में तनाव टी ए। अब हम बिंदु सी पर देखते हैं, तो बिंदु सी क्या है हमारा 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पर है, 90 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारा बिंदु सी पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 0 हो गया,
तो कॉस की वैल्यू हम 0 रख देंगे, कॉस की वैल्यू 0 रखेंगे तो √3 तो सी पर जो वेग आएगा √3 हो गया, और रस्सी में टेंशन कॉस 90 की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये 3 mg आ गया। तो रस्सी में तनाव बिंदु सी पर 3 mg। तो इसका मतलब बिंदु सी पर जो वेलोसिटी आएगी √3 और रस्सी में जो तनाव आएगा वो 3 mg आएगा। अब हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 होता है। तो वेलोसिटी कितनी आई, वी बी इक्वल टू, यहाँ पर -1 रखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, तो 3 + 2 इंटू -1, तो यहाँ पर -2 हो गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, तो इस तरह से वी बी √RG हो गया। और टेंशन की बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 रखेंगे, 1 - 1 0। तो इस तरह से हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √RG क्रिटिकल वेलोसिटी और रस्सी में तनाव 0 हो गया। तो ये हमारे डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी और टेंशन हो गए, जिनकी वैल्यू हमने यहाँ समराइज की है टेबल में। Thus, if velocity of body at highest point B is √RG, that is TB, tension in rope is 0, then velocity and tension in rope are at point A is √5RG and tension is 6 mg। यानी यदि पिंड का उच्चतम बिंदु पर वेग, हाईएस्ट पॉइंट पर वेग क्रिटिकल वेलोसिटी यानी √RG और रस्सी में तनाव 0 है, तो निम्नतम बिंदु A पर वेलोसिटी √5RG और रस्सी में तनाव 6 mg होता है। ये कैलकुलेशन से दिखाया गया। और VB ये बताया जा चुका है, क्रिटिकल वेलोसिटी √RG, रस्सी में तनाव 0 होगा। तो इस तरह से ये हमारे हाईएस्ट और ये लोएस्ट पॉइंट पर है, और ये हाईएस्ट पॉइंट पर ये समरी हो गई। तो हम एक और केस देखते हैं। इफ एनी बकेट फिल्ड विथ वाटर इज रोटेटेड इन vertical circle with the help of any rope, water will not fall if centrifugal force at highest point is। यानी हमारे पास क्या सिचुएशन है, यदि किसी बाल्टी में पानी भरकर उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में रस्सी की सहायता से घुमाया जाए, किसी बाल्टी में पानी भरकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में रस्सी की सहायता से घुमाएं, तो बाल्टी से पानी नीचे की ओर नहीं गिरेगा। यदि बाल्टी से पानी नीचे की ओर नहीं गिरेगा यदि अपकेंद्र बल की मात्रा क्या है, mv/r इज ग्रेटर और इक्वल टू mg। तो यहाँ पर जो कार्यकारी अपकेंद्र बल है हाईएस्ट पॉइंट पर, उसका मान क्या होना चाहिए, mg से ज़्यादा होना चाहिए। यानी वस्तु के भार से ज़्यादा अपकेंद्र बल लगेगा तो वो क्या करेगा, वाटर को ऊपर की ओर खींचेगा। तो वाटर जब ऊपर की ओर जाएगा तो वो नीचे नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर ट्रिक अपनाई जाती है। हम बाल्टी में पानी भर लें और उसको इतनी वेलोसिटी से घुमाएं कि जो अपकेंद्र बल है उसकी मात्रा mg से ज़्यादा हो जाए, तो जो द्रव का भार है उससे ज़्यादा हो जाएगा अपकेंद्र बल की मात्रा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मात्रा। तो इस तरह से बाल्टी का पानी ऊपर की ओर जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, तो वो बाल्टी में ही रहेगा। नेक्स्ट, क्रिटिकल वेलोसिटी इज VB = √RG, it is velocity at highest point, depends only on radius of circular path as and is independent of mass of body m। यानी क्रांतिक वेग केवल वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर करता है और पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो जो भी क्रिटिकल वेलोसिटी है, यानी जो लोएस्ट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट है, वो केवल वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पर निर्भर करती है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो इस तरह से हम कोई भी द्रव्यमान लें, चाहे 10 ग्राम का द्रव्यमान रस्सी से बांधकर उसको घुमाएं या 1 किलो का द्रव्यमान रस्सी से बांधकर घुमाएं, दोनों के लिए क्रांतिक वेग की मात्रा अगर त्रिज्या समान है तो समान ही आएगी। क्रांतिक वेग की मात्रा केवल त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, जबकि मास पर निर्भर नहीं करता है।